चलिए, तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको तुरंत आप लोग करके दिखाइए। आपको ये बताना है कि ये जो आर्कटिक सर्कल है ना, इसको आपको मैच करना है। तो आप किससे करोगे? इक्वेटर से करोगे या लंदन से या एटलस से या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? बताइए। आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बहुत सही है। दूसरा, प्राइम मेरिडियन, सी को आप किससे मैच करेंगे? सी को मैच करिए। सी जो है, सी को आप किससे मैच करेंगे? प्राइम मेरिडियन। बी, इक्वेटर। मेरिडियन ऐसे होता है ना, मेरिडियन तो आपका ऐसे होता है, इक्वेटर तो आपका ऐसे होता है। तो ये तो कैसे आप मैच कर पाएंगे, है ना? तो प्राइम मेरिडियन आपका हो जाएगा लंदन से। कुछ याद आ रहा है? जीएमटी याद आया आपको? ग्रीनविच मीन टाइम, है ना? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, है ना? तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अच्छा ये बताइए, ग्रीनविच मीन टाइम से अपना इंडिया जो है कितना आगे है? मतलब कितने आवर्स एंड मिनट? 5 मिनट, 5 आवर्स 30 मिनट। ओके, सही है। सपोज करिए ग्रीनविच मीन टाइम पे 2 बज रहे हैं, तो भारत में कितने बजेंगे? टाइम बताइए। अगर यहाँ पे 2 बज रहा है, 2 PM हो रहा है, तो इंडिया में क्या होगा? 7:30, है ना? ओके, तो बहुत सिंपल है। तीसरा, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कौन सा है? हरी अप, सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड बताइए आप लोग। दूसरा, इक्वेटर। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे बताऊं, आप सोचेंगे ये किस क्लास का है। अच्छा ये बताइए क्वेश्चन किस क्लास का है, आप लोग गेस करिए। ये सारे एक्सरसाइज किस क्लास के होंगे? ये क्लास 6 का है। तो लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड, ये वाला लेटीट्यूड जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट होता है। जैसे जैसे आप पोल की ओर जाओगे, लेटीट्यूड आपका छोटा होता जाता है। तो ये हो गया आपका, है ना? चलिए, ये वाला क्वेश्चन बताइए। ट्रू फॉल्स आपको बताना है। मरियाना ट्रेंच जो है, ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है इंडियन ओशियन का। ट्रू या फॉल्स? मरियाना ट्रेंच फॉल्स होगा ना। ये इंडियन ओशियन में कहाँ है मरियाना ट्रेंच? किस ओशियन में है? पैसिफिक ओशियन में है। ओके। इन इंडिया, मतलब कि भारत में, सेकेंड क्वेश्चन, मानसून सीजन ऑब्जर्व फ्रॉम जून से सितंबर। ट्रू और फॉल्स? एकदम ट्रू है। मानसून सीजन आपका सीजन शुरू होता है जून से सितंबर। केदारनाथ फ्लड आया था 2013 में, ये सही है। एनडीआरएफ, एनडीआरएफ है नेशनल डिजास्टर रिसोर्स फंड, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? बताइए। डी, ट्रू या फॉल्स? यहाँ पे फंड होगा या फोर्स होगा? फंड होगा या फोर्स होगा? नेशनल डिजास्टर रिस, ये हमें फॉल्स लग रहा है ना? एनडीआरएफ एक बार देखना। एक्चुअली हुआ क्या था अपने देश में, 2004 में एक सुनामी आई थी। कहीं सुना आप लोगों ने? और इतना खतरनाक सुनामी आया था कि जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार में, ये डूब गया था। तो उसी के 1 साल बाद 2005 में ऐसा डिजास्टर फिर आए, तो हम पहले से प्रिपेयर्ड हूँ। एक्चुअली हमारे देश की प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? हम लोग रिएक्टिव पॉलिसी को अपनाते हैं, जबकि हमें कैसा होना चाहिए? प्रोएक्टिव होना चाहिए। तो अब सरकार ने प्रोएक्टिव होने पे काम होना शुरू कर दिया। तो एनडीआरएफ इसी के बाद बना था 2005 में। इसके चेयरमैन पीएम होते आप लोग जानते ही हैं।
तो ये देखा हमने। इसका आंसर दीजिए, ट्रू और फॉल्स में बताना है। जो माउंटेन का हाईलैंड होता है वो पॉइंटेड होता है, क्या ये सही है? माउंटेन में जो पीक होता है एकदम सही है, ये ऐसे पॉइंट होता है। और प्लेट्यू में क्या होता है? फ्लैट होता है, प्लेट्यू में फ्लैट होता है। इसका एलिवेशन ज्यादा होता है, इसका एलिवेशन कम होता है ना। प्रेरी का जो मैदान है इसे व्हीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू है। अच्छा बताइए, प्रेरी का मैदान कहाँ पे है, किस देश में है, किस कंटिनेंट में है? बताइए। नॉर्थ अमेरिका। और पंपास, पंपास का मैदान कहाँ पे है, बताइए। साउथ अमेरिका। पंपास हो या कंपास हो, दोनों साउथ अमेरिका में है ना। पुस्ताज, पुस्ताज का मैदान कहाँ पे है? प्रे नॉर्थ पंप साउथ। हंगरी है तो पास्ता खा, हंगरी, हंगरी होगा ना, तो हंगरी यूरोप। और बताइए, डाउन्स, डाउन्स कहाँ पे है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। वेल्ड, वेल्ड, वेल्ड साउथ अफ्रीका। ओके। अच्छा, साउथ अफ्रीका में एक डेजर्ट पाया जाता है, उस डेजर्ट का नाम बताइए। सहारा तो आपका नॉर्थ में है, साउथ अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं। ये साउथ अफ्रीका है आपका, नीचे वाला। कालाहारी, कालाहारी डेजर्ट यहाँ पे पाया जाता है, एक नामीब डेजर्ट है। और जो आपका सहारा है ना, ये नॉर्थर्न अफ्रीका में पाया जाता है, इस वाले पोर्शन में आपका सहारा डेजर्ट पाया जाता है। और जो लोग अटैकामा बता रहे हैं, वो एक नॉर्थ अमेरिका होता है, एक साउथ अमेरिका होता है। और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे जो पाया जाता है, ये आपका क्या है, यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है। ओके। सबसे ड्राइएस्ट पॉइंट भी कहा जाता है इसे। और इस माउंटेन पीक का ना, इस माउंटेन का नाम बताइए आप लोग, साउथ अमेरिका के सबसे वेस्टर्न पोर्शन पे जो है, इसका बताइए। इस पीक, इस माउंटेन का नाम बताइए। किलिमंजारो कैसे हो सकता है? एंडीज, एंडीज है ना, एंडीज होगा। अच्छा, ये नॉर्थ अमेरिका है, इस वाले माउंटेन रेंज का नाम बताइए, नॉर्थ अमेरिका में जो वेस्ट में है। नॉर्थ अमेरिका वेस्ट। रॉकी भाई, रॉकी भाई है ना, रॉकी। और ये अप्सरा, एप्लिसियन है ना, रॉकी है ना। तो रॉकी और एप्लिसियन, तो ये दोनों नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एंडीज। और अफ्रीका का जो सबसे हाईएस्ट है वो आपका तंजानिया में है, और वो है माउंट किलिमंजारो। चलिए, कुंभ मेला आप लोग जानते ही होंगे, हर 6 साल पे होता है, तो ये आपका सही है। बेसिक 12 साल पे होता है ना कुंभ मेला। अच्छा, 6 साल पे अर्ध कुंभ होता है। ओके ओके ओके। आप एक चीज बताइए, 4 कुंभ होता है, थोड़ा सा बेसिक है, क्या पता एग्जाम में पूछ ले। तो एक इलाहाबाद में होता है, गंगा नदी के किनारे, गंगा यमुना के संगम पे। एक दूसरा होता है भागीरथी, क्या बोलते हैं उसको, हरिद्वार में। तो हरिद्वार में ये किस नदी के, गंगा नदी यहाँ भी है। उज्जैन में जो होता है ये किस नदी के किनारे होता है, कोई बताएगा हमें? उज्जैन वाला किस नदी के किनारे है? ओके, सिप्रा, सिप्रा एकदम सही अच्छा सही नदी है। और चौथा जो आपका है, आपने सही बताया, गोदावरी नदी। जो नासिक में होता है वो गोदावरी नदी के किनारे है, तो ये आपको याद हो गया। ओके। थार डेजर्ट आल्सो नोन एज ए ग्रेट इंडियन डेजर्ट, बताइए क्या ये सही है, ट्रू या फॉल्स? साउथ की गंगा एकदम सही है। थार डेजर्ट को ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और हमारा जो डेजर्ट है, ओवरऑल अगर रैंकिंग की जाए तो किस नंबर पे आता है? 9th नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? फर्स्ट नंबर पे कौन सा है?
सहारा। सेकंड नंबर पे कौन सा है? सेकंड नंबर वाला आपका है अपने एशिया का ही है, वो एशिया का ही है। एशिया के वेस्ट में जाइए आप लोग। चलिए मैं मैप बनाता हूँ, आप लोग देखिएगा। मैं एशिया के वेस्ट पे नहीं चल रहा, एशिया के वेस्ट में ये सऊदी अरेबिया आपका पूरा रेगिस्तान ही तो है, पूरा का पूरा देश रेगिस्तान है। सऊदी, रुचि जी ने एकदम सही बताया। फिर जो आपका गोबी डेजर्ट है ना, अरेबियन डेजर्ट। फिर जो आप अरेबियन, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, तो सऊदी कुछ नाम है, सऊदी ही बोलेंगे, अभी हम देख लेते हैं। फिर आपका गोबी डेजर्ट जो है ना, ये बीच में है। गोबी डेजर्ट के ऊपर आपका है रसिया, और गोबी डेजर्ट के नीचे है आपका चाइना। तो इन दोनों के बीच में ये लैंड लॉक है, तो ये तीसरे नंबर पे पाया जाता है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर ई। ओएसिस आप लोग जानते हैं, ये जब फर्टाइल प्लेस होता है इन अ प्लेट्यू रीजन। बताइए क्या होता है, ट्रू या फॉल्स? डेजर्ट में होता है ना, डेजर्ट में होता है, ये प्लेट्यू में कहाँ होता है? इसमें होता क्या है, इसे सपोज कर लो ये आप हो, आपको रेगिस्तान में घूम रहे हो, पानी की तलाश में आप घूम रहे हो, है ना। दूरबीन लगा के आपने देखा कि वहां पे पानी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि टोटल क्या बोलते हैं, टोटल रिफ्लेक्शन की वजह से आपको लगता है कि यहाँ पे पानी है। बट आप जब पास में जाके देखते हो तो वहां पानी नहीं होता है। इसी को कहते हैं ओएसिस, है ना। आपको फिर इस, हाँ, मिरिग मरीचिका, जो भी आप कहें, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा क्यों होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ये कुछ ऐसे है। जो आपका इंद्रधनुष बनता है ना, वो भी ऐसे ही बनता है। अच्छा, पानी की बूंदे गोल क्यों होती हैं? पानी की बूंदे ऐसे भी तो हो सकती हैं, ऐसे भी तो हो सकती है, गोल ही क्यों होती है? बताइए। सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव। ओके, दूसरा क्वेश्चन। हम लोग कॉपी से, हम पेन से अपने कॉपी पे लिख पाते हैं, कैसे? नोटबुक पे हम किस वजह से लिख पाते हैं? पेन से कॉपी पे किस वजह से लिखते हैं? ग्रेविटी तो अलग हो जाएगा, हमको जहां तक लग रहा फ्रिक्शन तो होता ही है। फ्रिक्शन के साथ शायद इसका भी आंसर हमें सरफेस टेंशन ही लग रहा है। इसको हम एक बार देख के बताएंगे, है ना। ससंजक बल। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। चलिए एक बार इसको स्पीड में करिए आप लोग। रिवर लूनी, इसको आप किससे मैच करेंगे? 1 2 3 4 जल्दी बताइए। फ्लो थ्रू थार डेजर्ट पहला होगा ना। चलिए, कुंचिकल वाटरफॉल, सी वाले को कनेक्ट करिए। सी वाला कहाँ पे होगा? सी का बताइए। कुंचिकल आपको पता है ये सबसे लार्जेस्ट है, और कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है, वराही रिवर पे। पांचवा कर्नाटक, सही हो गया। जॉग फॉल नाम सुना आप लोगों ने, कहाँ पे है जॉग फॉल? जल्दी बताइए, जॉग फॉल कहाँ पे है? शरावती रिवर पे। दूध सागर फॉल, ये मध्य प्रदेश में है, एमपी। ये तीन ही फॉल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरे वर्ल्ड का अगर बात करें तो वो वेनेजुएला का सबसे लार्जेस्ट है। तो वेनेजुएला का है, वो है एंजल फॉल। बस सिंपल है। रिवर मिसिसिपी बताइए कौन सा होगा? रिवर मिसिसिपी। दूसरा होगा, जो प्रेरी का मैदान है ना, वहीं से ये पास करता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी आज, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने सोचा एक बार आपका रिवीजन करा दूं, ताकि जरूरी था ये।
अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, जैसे कई बार पूछ लेता है, हालांकि क्या पता पूछे ना पूछे, बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन नहीं रखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि लैंड लॉक कंट्री क्या होती है। लैंड लॉक क्या होती है? जो चारों तरफ से कंट्री से घिरा होता है ना? इस तरीके से। कैसे? ये बताइए, क्या ये लैंड लॉक है? यूएसए क्या लैंड लॉक है? बताइए आप लोग। आपको मैप में दिख रहा है यूएसए, क्या ये लैंड लॉक है? नहीं है, क्योंकि इसके इधर देखो आप कोस्टल एरिया है, इधर देखोगे आप कोस्टल एरिया है। चलिए, बोलीविया क्या ये लैंड लॉक है? बताइए आप लोग। बोलीविया क्या लैंड लॉक है? अच्छा, सही बात। पराग्वे, ये पराग्वे दिख रहा है ना, क्या ये लैंड लॉक है? ओके, तो मेरा कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि नॉर्थ अमेरिका में एक भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में लैंडलॉक कंट्री नहीं है। साउथ अमेरिका में सिर्फ 2 लैंडलॉक कंट्री है, और वो 2 लैंडलॉक कंट्री आप जान चुके हैं। बीपी, बीपी आपको पता है ना, ब्लड प्रेशर, बोलीविया और पराग्वे। तो ये आपको बीपी ट्रिक याद रखना है, ब्लड प्रेशर। ओके, अब आते हैं इंडिया में। इंडिया की बात करें तो आपको ये तो पता ही होगा, नेपाल आपका लैंड लॉक है, भूटान आपका लैंड लॉक है। इधर जब आओगे, म्यांमार देखोगे, थाईलैंड देखोगे, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इन 5 स्टेट को पता क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट, मतलब साउथ ईस्ट बोलते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताऊं यहाँ पे, जब आप एशिया के मैप को ऐसे डिवाइड करते हो ना, तो एशिया के मैप के 4 पार्ट बनते हैं। इसको बोलते हैं, जो अपना इंडिया है ना, इसको साउथ एशिया कहते हैं। इसको कहते हैं वेस्ट एशिया कहते हैं। इसको कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, तो साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं। और ये जो है आपका ईस्ट एशिया है, और ये आपका नॉर्थ एशिया। तो अगर हम बात करें ये नॉर्थ ईस्ट में, ये 5 जो स्टेट हैं, इसमें से सिर्फ एक लैंड लॉक है, और वो एक कौन सा है आपको बता दूं मैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है लाओस। लाओस दिखा आप लोगों को? ये जो दिख रहा है कंट्री, ये आपका लैंड लॉक है। और ये कैसे इंपॉर्टेंट है? तो बस एल से लाओस और एल से लैंड लॉक। तो एल याद रखना आपको, एल से लाओस, एल से लैंड लॉक। ऑप्शन मिलेगा, आप कर ले जाओगे। बस इतना ही है। अब मैं यहाँ पे ड्रा करूंगा, आपको स्पीड में बताना है। उस नदी का नाम बताना है, मैं यहाँ पे मैप बनाता जाऊंगा। इस नदी का नाम बताइए। इस नदी का नाम बताइए। इंडस। इस रिवर का नाम बताइए। ब्रह्मपुत्र। स्पीड में, थोड़ा सा स्पीड लाइए आप लोग। इस रिवर का नाम ब्रह्मपुत्र। ये देखिए छत्तीसगढ़, यहाँ से एक रिवर निकल रहा है, इसका नाम बताइए। एक सेकंड। अब बताइए। ओके, तो आपने ये देखा, अब आपको समझ आएगा। ये देखिए छत्तीसगढ़ है ना, यहाँ से एक नदी निकलता है अमरकंटक से, यहाँ आके बे ऑफ बंगाल में गिरता है। इसका नाम बताइए आप लोग। साउथ। इस रिवर का नाम बताइए। साउथ की 4 इंपॉर्टेंट रिवर मैंने आपको बताया था। ये सिर्फ 3 राज्यों से होकर गुजरती है। नर्मदा तो आपका इधर हो जाएगा, नर्मदा तो आप किस भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल में गिरता है। मैं बात करता हूँ अरेबियन सी में। ये है आपका महानदी। महानदी। ओके, कोमल जी ने सही कुछ बताया, हम चंचल जी। फिर देखो ये महानदी, दूसरा नदी जो निकलता है आपका महाराष्ट्र के नासिक से, और ऐसे होते हुए बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाता है। गोदावरी। बहुत सही।
तीसरा नदी निकलता है महाबलेश्वर से और आके गिर जाता है बे ऑफ बंगाल में, कृष्णा नदी। और चौथा निकलता है कर्नाटका में और जाके गिरता है बे ऑफ बंगाल में, कावेरी नदी। ओके, ट्रिब्यूटरी तो सबको याद ही है, आपको मैंने बता ही दिया था। मैंने आपको बताया था महानदी का ट्रिक बताया था, महाशेर हसे मन में इफ टेल वन जोक। गोदावरी का मैंने बताया था, मन में पेन वेन प्राण में सबरी इंद्र है। कृष्णा का बताया था, कृष्णा और कावेरी, कावेरी का नहीं बताया था, कृष्णा का बताया था बम के गम है। तो बस सिंपल सा है ये, एक बार आप याद कर लोगे तो हमेशा के लिए छुट्टी। ब्रह्मपुत्रा का मैंने बताया था, दीदी धन ले लो, ब्रह्मा धन ले लो। अच्छा, वो वीडियो नहीं है, कोई नहीं, मैं उसका पीडीएफ से आप देख के समझ जाओगे। तो इसका ट्रिक देखो, ब्रह्मा धन ले लो, दीदी सुबह श्री का मन संतोष कर दो। अब आते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछूंगा, बताइए जो गंगा नदी बनती है किन दो नदियों के कन्फ्लुएंस से बनती है? दो कौन से दो नदियां मिलती है तो गंगा बनती है? ओके, ए प्लस बी इक्वल टू जी। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती हैं? ये दोनों नदियां कहाँ मिलती हैं, जगह बताइए। ये दोनों नदियां कहाँ पे मिलती हैं? कुछ याद आ रहा है आपको? देवप्रयाग। ओके, बे ऑफ बंगाल तो वो वहां ड्रेन करती है, देवप्रयाग में मिलती है, तब जाके गंगा बन के वो बहती है। चलिए, अब कुछ नदियां जो है वो वेस्ट की ओर बहती हैं, कुछ नदियां आपकी वेस्ट की ओर बहती हैं, जैसे नर्मदा और तापी। नर्मदा तापी आप लोग जानते हैं, ये ऊपर होता है नर्मदा, उसके नीचे है तापी, है ना? तो इस तरीके से जाके कहाँ गिरती हैं? अरेबियन सी में। दूसरा क्वेश्चन है, नाश्ते में घी लो। ओके, नर्मदा, तापी, और देखिए दूसरा, देखिए ये जो नदियां बहती है किसके थ्रू बहती हैं, बताइए किसके थ्रू बहती हैं? तो क्वेश्चन पूछ लेता है, रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है ना? हिंदी में कहते हैं अपभ्रंश घाटी कहते हैं। और जो आपका ये नर्मदा है ना, ये किस लिए फेमस है? बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है ये। मतलब कि यहाँ पे टेरेन है, बहुत ही बैरन लैंड है यहाँ की, वो मतलब ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ के लैंड में। ओके, गोवा की दो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बताइए गोवा की दो इंपॉर्टेंट नदी। गोवा की इंपॉर्टेंट, एक मांडवी, दूसरा जुआरी। कुछ याद आ रहा है आपको? मांडवी और जुआरी। केरल की दो नदियों के नाम बताइए, केरल, केरल में दो नदियां फेमस हैं, केरल की दो नदी याद आ रहा है आपको कुछ? पेरियार तो तुरंत आपको याद आएगा, और बताइए पेरियार, दूसरा पेरियार। और यहाँ के लार्जेस्ट नदी है भारत पूजा करके है शायद, भारत पूजा, वाराही, ये भी इधर ही गिरती है, भारत पूजा ये। तो ये केरल की नदी हो गई। तो इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट नदियां देखा। माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है। फिर आपको लूनी नदी, यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल बताया जो सतलज नदी से पानी को ऐसे ले आती है। तो ये हमने सारी चीजें देखी। अब चलते हैं स्पीड में और आगे की ओर हम चलते हैं। तो ये हमने लैंडलॉक कंट्री देख ली। फिर आते हैं, ये देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक नदी है। इस नदी का नाम आपको याद आ रहा है? ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट के पांचों नदियों से मिल बहती है साथ में। ओके, नील नदी अफ्रीका में है। ये आपका एशिया का मैप, ये बर्मा देखो, म्यांमार, थाईलैंड। मैं इस वाले मैप की अभी बात कर रहा हूँ। ये आपका नदी है, इस नदी का नाम है आपका क्या बोलते हैं, गंगा मेकोंग कोऑपरेशन।
तो ये मेकोंग नदी। और मेकोंग नदी की अच्छी बात ये है कि आप देखेंगे बर्मा को भी टच करती है, लाओस को भी टच करती है, थाईलैंड को भी टच करती है, कंबोडिया से तो जाती ही है और वियतनाम को भी, मतलब सारे स्टेट को टच करती है, पहला। दूसरा, ये एक बॉर्डर बनाती है, ये देखो थाईलैंड और लाओस के बीच में नेचुरल बॉर्डर बना रहा है। तो ये मेकोंग रिवर थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है और आके ये देखो ये डेल्टा बना लिया। ओके? दूसरा है ये आपका कौन-सा नदी है? नील नदी, है ना? अब ये देखिए ये कहाँ से निकलता है तो ध्यान से इसको समझिए आप। ये रिवर जो है ये लेक विक्टोरिया है। तो लेक विक्टोरिया आपको समझ आ रहा है? एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है? कुट, KUT। क्वेश्चन पूछ लेता है कि लेक विक्टोरिया किस किस कंट्री के बीच में पाया जाता है? तो कुट, KUT, केन्या, युगांडा, तंजानिया। ओके, तो कुट आपको याद रखना है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि नील नदी जो है निकला, नील नदी यहाँ से निकला, ये ऐसे जा रहा है। तो शुरू में इसको व्हाइट नील कहते हैं। यहाँ पे एक लेक है, इसका नाम अभी नहीं याद आ रहा है, तो यहाँ से ब्लू नील निकलता है। दोनों आके सूडान, सूडान में दोनों मिलके एक हो जाते हैं और यहाँ से ये बहते हुए जाता है, बहते हुए जा रहा है, फिर इजिप्ट में आया और ये जाके मेडिटेरेनियन सी में आके गिर गया। तो समझ आया कुछ आपको? तो ये नदी है युगांडा में निकलती है, फिर साउथ सूडान, सूडान, इजिप्ट, फिर जाके गिर जाती है। तो आप देख रहे हैं कैसे जा रहा है। पहले सूडान ये पूरा एक में था। 2010 में 2 सूडान बन गया। साउथ सूडान 2010 में बना। तो युगांडा, सूडान, इथियोपिया, इजिप्ट 4 देशों से होके जा रहा है ये। तो ये आपको याद रखना है। 4 कंट्री से। कौन-कौन? 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको आप 5 कर दो। क्या पता आंसर 5 था क्योंकि आप तो दोनों अलग हो चुके हैं ना, तो रिस्क क्यों लेना? इसको आप 5 कर दो। ओके? तो इस तरीके से आपने देखा। ये वाला कंट्री बात करें तो ये 5, ये 6 कंट्री से होके पास करता है। अब आते हैं ये देखिए, ये कौन-सा है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है? अमेज़न रिवर। तो अमेज़न रिवर का ओरिजिन कहाँ होता है? तो ओरिजिन बहुत पूछता है। इसका ओरिजिन होता है ये देखिए पेरू, पेरू में इसका ओरिजिन होता है। यहाँ पे एक माउंटेन है एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन से निकलता है और ये देखो ऐसे ये बहते हुए जा रहा है, बहते हुए जा रहा है। ये कहाँ पे ड्रेन करता है? कौन-सा ओशियन है? यहाँ पे ड्रेन कर दे रहा है। तो ये है आपका एटलांटिक, अटलांटिक, है ना? अटलांटिक ओशियन पूछ लेता है कि अमेज़न नदी की पानी कहाँ पे गिरती है? किस समुद्र में जाके मिल जाती है? तो अटलांटिक ओशियन। ओके? किस-किस कंट्री से होके गुजरता है? तो कंट्री तो ढेर सारे हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जिस कंट्री में इसका पानी शेयर होता है, वो आपका है ब्राज़ील में। बाकी बोलिविया आप देख रहे हैं, पेरू देख रहे हैं, इक्वाडोर में भी है, कोलंबिया में, वेनेजुएला में, गुयाना, सूरीनाम, ये सारे कंट्री में इसका कैचमेंट एरिया है। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस पूछना होगा तो ये पूछेगा ओरिजिन, तो ओरिजिन कहाँ हो रहा है? पेरू में हो रहा है। ओके, अब आते हैं कुछ और पॉइंट देखेंगे, इम्पोर्टेंट है आपके इस एग्ज़ाम के लिए, पूछता बहुत है इसलिए मैं लेके आया हूँ। तो आप भूकंप जानते हैं तो इसके बारे में तो मैं नहीं बताऊँगा, भूकंप क्या होता है आप सबको पता है। ये जो हमारी प्लेटें होती हैं ना, वो क्या होती हैं, जो प्लेट होती है वो टकराती है, खिसकती हैं। आप सपोज़ कर लो टेबल है, टेबल के ऊपर आप किताबें रख दो या कोई सामान रख दो और टेबल को आप हिलाओ। तो टेबल को जब आप हिलाते हो तो उसके ऊपर जितने भी सामान है वो गिर जाते हैं। तो सेम ऐसे होता है, प्लेट है, प्लेट के ऊपर ये फॉरेस्ट है तो ये क्या कहते हैं इसे, हमारा घर बना हुआ है, ये ढेर सारी चीज़ें, इमारत बनी हुई है। तो प्लेट खिसकता है तो उसको ऊपर से जितनी सी चीज़ें हैं वो गिरने लगती हैं। तो ये आपका अर्थक्वेक हो गया। अब अर्थक्वेक के बारे में और देखें हम तो उसमें वेव निकलता है। जब भूकंप आता है ना तो उससे 2 वेव्स निकलती हैं और उस वेव को एक को कहते हैं बॉडी वेव, एक को कहते हैं सरफेस वेव। बॉडी वेव जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक पी वेव, एक एस वेव। पी को कहते हैं परमानेंट वेव यानी प्राइमरी वेव, एस को कहते हैं सेकेंडरी वेव।
पी वेव जो कहता है सारे मीडियम में फ्लो करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और एस वेव जो है एस से एस, एस से सॉलिड, ये सिर्फ सॉलिड में मूव करता है। आपको ये नहीं याद रखना है, वेव मैंने बस आपको ऐसे बताया है। हो सकता है पूछ ले, बॉडी वेव, सरफेस वेव पूछ ले कि पीएस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है हाइपोसेंटर क्या होता है और ईपी सेंटर क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एमसीक्यू में। तो जब भूकंप आता है ना, तो भूकंप आने के बाद, जैसे सपोज करो यहाँ पे भूकंप आया, तो भूकंप आने के बाद सबसे नजदीक वाला जो पॉइंट होता है, जो सबसे नियरेस्ट जहां पे उसकी व्यू आ जाती है, उसको कहते हैं ईपी सेंटर। समझ आया? तो इसको आप जैसे भी करके याद कर लो। और हाइपोसेंटर क्या होता है? जो फोकस होता है, फोकस जहां पे भूकंप आता है, उस फोकस को कहते हैं हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर, ईपी सेंटर, ये आपको याद रखना है। सपोज कर लो भूकंप आया और आपका घर जो है वो ईपी सेंटर पे है, तो सबसे पहले आपका घर गिरेगा। या अगर घर नहीं भी गिरा तो आपको फील होगा सबसे पहले, क्योंकि एक मूव करता है एक डायरेक्शन में। तो ये आपको समझ आया? कल मैंने आपको इसका ट्रिक बताया था कि मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो मैंने 2 स्केल आपको बताई थी, जो कि मैग्नीट्यूड होता है, इंटेंसिटी होता है। तो रिक्टर स्केल से क्या नापते हैं बताइए आप लोग? मैग्नीट्यूड। और मर्केली स्केल से इंटेंसिटी नापते हैं। तो ये 2 मैंने आपको बताए थे। कल मैंने ट्रिक बताया था, रिक्टर मांगे मार्क का टेंशन, तो आप इसको याद कर लेना। दूसरा, अगर पूछना होगा तो पूछ सकता है, जब स्केल आप लेते हो और जिस स्केल पे नापते हो भूकंप आप, उस पे नंबरिंग कितना होता है? तो जो ये वाला स्केल होता है रिक्टर स्केल, उस पे 0 से 10 तक होता है। रिक्टर का स्केल जो होता है वो 0 से 10 होता है। और मर्केली जो स्केल होता है उस पे 1 से 12 तक होता है ना? 1 से 12। अगर इसका मुझे आप याद कर सको तो कर लो, लेकिन पूछ लेता है, कभी-कभी पूछा है। अगर ये ना याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तो आप याद ही कर लो, मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी तो आपको याद ही हो जाएगा। वो ट्रिक इतना आसान है। आपके स्क्रीन पे कुछ प्लेट दिख रही है, ओके? आपके स्क्रीन पे रिक्टर से 10, वाव! राजकुमार जी ने बहुत अच्छा ट्रिक बताया, रिक्टर 10, तो ये आपका हो गया। चलिए ये भी टेंशन खत्म। रिक्टर से आपका 10 हो गया, तो रिक्टर 10। चलिए ये अच्छा ट्रिक है, इसको मैं यहीं पर नोट कर दे रहा हूँ। फिर आते हैं आगे, देखिए ये वाला देखिए ध्यान से। आपके हमारी जो अर्थ है ना, उस पे प्लेट जो होती हैं, 7 प्लेट होती है। 7 जो होती है वो मेजर प्लेट होती है, और बाकी माइनर छोटी-छोटी प्लेट होती है। तो एक ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 जो है वो 7 मेजर प्लेट है। तो हम बाकी सब नहीं देखेंगे, अपने इंडिया के ऊपर आते हैं। तो हमारा इंडिया कहीं दिख रहा है इसमें? ये आपको दिखा अपना इंडिया। अब देखिए आप, आपको आपको कुछ नोटिस हो रहा है? ये आपका है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इधर से आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और इधर से कौन सा प्लेट है आपका? यूरेशियन प्लेट है। और इन दोनों प्लेट का जो बॉर्डर है ये है। और आपने एक नोटिस किया होगा, इसी बॉर्डर पे आपको हिमालय दिख रहा है। दिखा आपको? ये अंडमान निकोबार यहीं पे दिख रहा है ना? ओके, तो ये है। तो आपको एक चीज यहाँ समझ आया होगा, जब कंट्री प्लेट जो होती हैं, प्लेट जो होती हैं 3 तरीके से एक दूसरे से टकराती है। प्लेट 3 तरीके से टकराती है। एक कंटिनेंट कंटिनेंट प्लेट होता है, एक कंटिनेंट ओशियन होता है, और एक ओशियन और ओशियन प्लेट टकराता है। तो जब कंटिनेंट और कंटिनेंट आपस में टकराता है, जैसे ये वाला आप देख रहे हो, दोनों कंटिनेंट कंटिनेंट है, तो आपका बनता है माउंटेन। जब कंटिनेंट और ओशियन का टक जब ओशियन और ओशियन टकराता है, तो आपका बनता है आइलैंड, है ना? जो समुद्र के बीच में आप देखते हो कि ये कहाँ से समुद्र पानी के बीच में लैंड कैसे आ गया, तो ऐसे ही बनता है।
और ये फोल्ड माउंटेन, हाँ सही बताया आपने। और कंटिनेंट ओशियन जब टकराता है ना, तो यहाँ पे वोल्केनोज आते हैं। और यहाँ पर तो आपने देखा कंटिनेंट कंटिनेंट में वोल्केनो नहीं आता है। ओके, तो अपने इंडिया में कहाँ वोल्केनो आया? तो ये फोल्ड माउंटेन के थ्रू ये बना है। वोल्केनो नहीं आया तो फोल्ड के थ्रू बना है। हालांकि याद नहीं रखना है, बस हम आपको ऐसा बेसिक पता है कि आपको हल्का सा आइडिया हो। तो इसलिए जो हमारा ये वाला जो है डेक्कन प्लेट्यू है, ये ओल्ड है। और हमारा जो हिमालय है ये क्या है? यंग है। ये हमेशा आपको याद रखना है। यंग और ओल्ड हमेशा आपको याद रखना है। अब और आते हैं रॉक। रॉक आप लोग जानते ही हैं, पत्थर। तो रॉक के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। तो कहीं भी लॉजी दिखे तो प से पत्थर, प से पेट्रो, ऐसे याद करो। आप सबको पता है रॉक अर्थ क्या होता है? रॉक क्रस्ट होता है, कंपोस्ट ऑफ रॉक से बना होता है। तो ये क्या होता है? ये ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब रॉक आप सबको पता है 3 प्रकार के होते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या होता है? आग, जो लावा से, हाँ एक इग्नियस है, एक सेडिमेंट्री है, और एक है मेटामॉर्फिक। ओके, तो जब इग्नियस रॉक होता है, जब इग्नियस रॉक होता है ना, एक सेकंड, इग्नियस रॉक जो होता है ये मैग्मा और लावा के ठंडा होने से बनता है। अब होता क्या है कि कई बार हमारा मैग्मा होता है वो अर्थ के अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो उसे इंट्रूसिव कहते हैं। और जब अर्थ के बाहर आ जाता है तो वोल्केनो आता है, फिर वो ठंडा होता है तो वो इस तरीके से रॉक बना लेता है ना? तो इस तरीके से रॉक, ये रुकता है, रॉक बन जाता है। दूसरा सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री क्या होता है? जब हमारे अर्थ में ना वेदरिंग होता है, वेदरिंग जानते हैं? हवा के थ्रू, पानी के थ्रू ऊपर का जो पोर्शन होता है ना वो इरोड होता है। तो इरोड होकर वो कहीं जाके डिपॉजिट होता है, तो एक्सोजीनस प्रोसेस कहते हैं। तो ये क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक होता है, यहाँ पे वेदरिंग होता है ना। फिर आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? हिंदी में आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। हिंदी वाला भी अच्छा है, तो आप जैसे भी याद हो आपको याद कर लेना है। रूपांतरित। अब देखिए इसमें क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक में ये सभी रॉक जो होते हैं ना उससे चेंज होकर बन सकता है। तो जो भी आपका एग्जिस्टिंग रॉक रॉक है उससे क्या होता है, ये उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। जैसे पीवीटी, तो पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम, टी मतलब टेम्परेचर। तो इसकी वजह से चेंज होता है और ये मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। तो ये नाम तो आपको पता है। अब कुछ जो एमसीक्यू में पूछता है वो कैसे हम देखेंगे। जैसे रॉक जो होता है ना, इग्नियस रॉक, यहाँ पे फॉसिल्स नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि ये आग होता है, और फॉसिल्स क्या होते हैं? पत्थरों के नीचे दबे होते हैं। तो भाई आग में तो ये खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पे फॉसिल्स नहीं पाए जाते, इन दोनों में फॉसिल पाए जाते हैं। बस यही है इग्नियस रॉक, बस आपको बस इतना ही याद रखना है। अब आते हैं मिट्टी के ऊपर। तो मिट्टी क्या होता है? मिट्टी आप लोग बताइए। मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। और जो मिट्टी बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं पेडोजेनेसिस कहते हैं। अब मिट्टी जो बनती है उसके फैक्टर होते हैं। तो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है कि मिट्टी कैसे बनेगी, कब बनेगी? तो 4-5 फैक्टर होते हैं। एक होता है पेरेंट मटेरियल, मतलब कि जहाँ पे मिट्टी बन रही है वहां का कैसा सिस्टम क्या है, पेरेंट कैसा, मतलब कोई पहले से वहां पे कैसे क्या सिस्टम है। दूसरा है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है कि वो कैसा लैंड है, मतलब कि वहां पे वैली है या हिल है ना, उस तरीके का। क्लाइमेट, क्लाइमेट का बहुत रोल होता है मिट्टी के बनने में। चौथा क्या है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और पांचवा टाइम। तो लोग क्या करते हैं, टाइम को समझते हैं, टाइम का क्या ही रोल होता है मिट्टी के बनने में, होता है। तो ये लोग गलत कर देते हैं, तो टाइम भी याद रखना है। तो मिट्टी के बनने में ये 5 चीज आपको याद रखना है। तो वो तो बाकी आप कर लोगे, ये टाइम वाला लोग कंफ्यूज होते हैं। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, सोलर रेडिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए आप लोग। देखिए सोलर रेडिएशन होता क्या है?
ये हमारा सन है। सन से जो रेज आती हैं हमारी अर्थ पे आती हैं, तो इसे कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। और इसको और क्या बोलते हैं? शॉर्ट शॉर्ट वेव लेंथ कहते हैं। ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होता है इसे इनकमिंग शॉर्ट वेव लेंथ कहते हैं। जब ये हमारे अर्थ पे आता है, ओके, 7 मिनट 17, हाँ कुछ इतना ही लगता है, इसको समय लगता है। अच्छा, सन की लाइट जो अर्थ पे आती है किस मीडियम के थ्रू आती है? मीडियम बताइए आप लोग। कोई मीडियम होता है ना, 8-20, मीडियम बताइए। रेडिएशन, नाम भी लिखा है, रेडिएशन के थ्रू आता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, ये सन की लाइट तो हमारे अर्थ पे आ गई, पर दिक्कत ये होता है ना, जो सन की लाइट होती है उसका जो टेम्परेचर होता है हर जगह बराबर नहीं होता है। बताइए हाँ या ना? हर जगह बराबर नहीं होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन इसके फैक्टर होते हैं, ये एक बार आप फिर देखो। हर जगह सन की जो रेज इंटेंसिटी होती है वो बराबर नहीं होती है, क्योंकि ये सन की रेज देखिए, अब ये सन की रेज आ रही है, तो आप देखोगे समर सॉल्स्टिस यानी कि 21 जून को क्या हो रहा है, सन की लाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 90 डिग्री बना रही है। दिखा आपको? 90 डिग्री बना रही है। इक्वेटर पे 66, कैप्रिकॉर्न पे और कम। तो आपने एक चीज नोटिस किया कि जैसे जैसे हम लैटिट्यूड में ऊपर की ओर जा रहे हैं, हाई लैटिट्यूड में जा रहे हैं, ये जो है एंगल कम हो रहा है। और आपको पता है 90 डिग्री मतलब कि डायरेक्ट आपके सर पे आ रहा है, मतलब कि टेम्परेचर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो यही वजह है कि यहाँ पे सन की लाइट तो ज्यादा होती है, बट जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सन की लाइट जो होती है ना झुकने लगती है, और वो ज्यादा एरिया कवर करता है, इस वजह से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और टेम्परेचर कम होने लगता है। समझ आया आपको? तो ये होता है। दूसरा पॉइंट देखो आप, ये जो होता है अर्थ हमारा टिल्टेड होता है, 23.5 डिग्री टिल्ट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। तो ये बस इतना था। अब इतना जो आप देख रहे हो ना, ये कैसे चेंज हो रहा है, तो एक तो ये फैक्टर होगा कि हमारा अर्थ जो है ऐसे झुका हुआ है। तो और भी फैक्टर है, बताइए आप लोग और क्या फैक्टर है? जो टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है उसके और फैक्टर बताइए। तो एक मैं और बताता चलो जल्दी से, स्पीड में आप लोग देखिए। टेम्परेचर में जो वेरिएशन हो रहा है, एक तो आपने देखा रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ रोटेट कर रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। अच्छा, रिवोल्यूशन होगा क्या? रिवोल्यूशन से टेम्परेचर चेंज होता है? बताइए हाँ या ना? नहीं, रिवोल्यूशन का कोई रोल नहीं है। टेम्परेचर में रिवोल्यूशन का रोल नहीं है, इससे सिर्फ मौसम में चेंज हो रहा है। ये जो रेडिएशन होता है ना, ये डेली की बात हो रही है, डेली चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में जो हो रहा है चेंज वो डेली के हिसाब से हो रहा है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? एंगल, जो हमारी धरती झुकी हुई है उसकी वजह से भी हमारा जो है टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। चौथा क्या होता है? लेंथ। लेंथ क्या है? डे एंड नाइट का, डे एंड नाइट का लेंथ जो होता है ना उससे भी टेम्परेचर जो है वेरी करता है। पांचवा लैटिट्यूड आपने बता दिया, सही है। लॉन्गिट्यूड नहीं होगा। लॉन्गिट्यूड का टेम्परेचर में क्या रोल है? ये इसका क्या रोल है? इसका रोल है लैटिट्यूड का, क्योंकि आपको पता ही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन मैंने आपको बताया था। और सबसे आखिरी जो छठा है वो इंपॉर्टेंट है, बताइए। व्हाई इज रिवोल्यूशन नॉट वन ऑफ द रीजन? ओके, रिवोल्यूशन इसलिए नहीं है, आप इसको देखो, जैसे सपोज करो कि ये सन है और अर्थ इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो यहाँ बात हो रही है टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है ना, इंटेंसिटी की बात हो रही है, ड्यूरिंग डे की बात हो रही है।
ड्यूरिंग डे टेम्परेचर में कैसे चेंज हो रहा है, इस वजह से। अब आते हैं और अगले पॉइंट पे आते हैं। तो हमने क्या अभी देखा, मैंने साइड में नोट किया था, इनकमिंग सोलर रेडिएशन हो गया। अब हम देखेंगे एपीहीलियन और पेरीहीलियन, बताइए क्या होता है? एपीहीलियन और पेरीहीलियन क्या होता है? एपीहीलियन एंड पेरी, ये जो होता है, ये जो होता है, पी मतलब होता है पास और एपी मतलब दूर हो जाएगा। जब अर्थ जो है सन और अर्थ ऐसे चक्कर लगा रहा होता है ना, तो जब सन की दूरी, जब सन जो होता है अर्थ के पास होता है, तो उसे कहते हैं पेरीहीलियन। कोई डेट बताएगा ऐसा कब होता है, किस तारीख को ऐसा होता है कि सन जो है पृथ्वी के पास होता है? डेट बताइए। डेट वो तो अलग चीज था, पेरीहिलियन का डेट ही होता है, मैं बता दे रहा हूँ। ये जो होता है पेरीहिलियन का डेट होता है 3 जनवरी, और एपीलियन होता है 4 जुलाई को। ओके, वो जो आप लोग बता रहे हैं ना, वो समर सोल्स्टिस इक्विनॉक्स बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पास में है ना? पास और दूर का वो मैं फोटो नहीं लगाया हूँ, कल मैं फोटो दिखाऊंगा तब आपको और क्लियर होगा। तो ये कंडीशन है 3 जनवरी को जो है बहुत पास होता है। हाँ, वो फिगर जो था वो इसके हिसाब से था इसलिए दिखा। रुको मैं आपको तुरंत अभी दिखाई दे रहा हूँ। रिवॉल्यूशन के कारण होता है। चलिए इसको मैं एक बार रीचेक करूंगा फिर आपको बताऊंगा। राजकुमार जी, इसको मैं आपको कल फिर एक बार इसे क्लेरिफाई करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं क्या था, एपीहेलियन पेरीहेलियन। इसमें कुछ पता चल पा रहा है? इसमें भी उतना अच्छे से नहीं क्लियर हो रहा। अच्छा, ये एग्जैक्ट पॉइंट कुछ है। ये तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा और इस पे रिसर्च करूंगा। ये जो पेरीहिलियन है ना, एपीहिलियन, अभी टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं इस पे एक बार और रिसर्च करूंगा फिर आपको कल बताऊंगा कैसा क्यों हो रहा है। ओके, तो अभी आपको बेसिक अगर डेट की बात करें हम, तो डेट आपका क्या हो जाएगा, 3 जनवरी और 4 जुलाई, बस आपको याद रखना है। हाँ, कुछ है ऑर्बिटल टाइप का, देख लेते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये हमने बताया पेरीहिलियन एपीहिलियन भी हो गया। इंसोलेशन जो होता है इक्वल नहीं होता, इसका फैक्टर भी मैंने आपको बता दिए। अब आता है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन क्या होता है, नाम सुना आप लोगों ने? ये सॉलिड में होता है, सही बताया आपने, ये सॉलिड में होता है। सपोज करो, हम आप ही लोग की भाषा में बताते हैं। आप लोग खाना बनाती हैं ना, तो सब्जी बना रही होती है, तो सब्जी चला रही होती है, तो जो क्या बोलते हैं, पलटा बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। तो आप देखते हैं एक पोर्शन गर्म होता है तो पीछे और जहाँ पे हैंड होता है वहां पर भी आपको वो हीट लगता है, तो वो क्या होता है, वो कंडक्शन के थ्रू होता है। मतलब कि अगर ये सपोज कर लो कि ये लोहे का एक पार्टिकल है, ये लोहा है, और आपने इसका ये पोर्शन गरम किया, इसको आपने गरम किया, तो आपका यहाँ से ये टेम्परेचर इधर की ओर फ्लो करेगा और धीरे-धीरे सारा गर्म हो जाएगा। इसी को कहते हैं कंडक्शन। हुँ, तो ये सॉलिड में होता है पहली चीज़, और ये कैसे होता है, और ये मूवमेंट तब तक होगा, ये मूवमेंट तब तक होगा जब तक
पूरा सेम टेम्परेचर न हो जाए, है ना? सही बात है कि नहीं है? ये टेम्परेचर होता रहेगा, तो इसे वो कहते हैं कंडक्शन, है ना? अच्छा, कंडक्शन बताया मैंने, अब एक और बता रहा हूँ, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन बताइए क्या होता है? कंडक्शन तो आपने देख लिया, कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन से पहले इसको आप समझो, एडवेक्शन। कन्वेक्शन, देखिए ये तीनों मैं एक साथ बताऊंगा ताकि आपको समझ आएगा। अभी जो आपने देखा, ये जो हो रहा था, सॉरी, ये जो आपका चल रहा था कंडक्शन, तो कंडक्शन कैसे हो रहा था? ट्रांसफर हो रहा था। कैसे ट्रांसफर हो रहा था? एक डायरेक्शन में, वार्म से कूल की ओर जा रहा था, गर्म से ठंडा की ओर ट्रांसफर हो रहा था, तो एक ऐसे डायरेक्शन था। लेकिन जब आप कन्वेक्शन में आते हो ना, तो एक वर्टिकल हीट करता है, इसको समझना आप, वर्टिकल हीट करता है। वर्टिकल हीट कैसे करता है? बताइए, वर्टिकल हीट कैसे करेगा? हम्म, नीचे से ऊपर की ओर वर्टिकल हीटिंग होता है। जो एटमॉस्फेयर आप देखते हो ना, एटमॉस्फेयर में जो हीटिंग होता है, वो होता है। जैसे आप ट्रोपोस्फेयर देखते हो, ट्रोपोस्फेयर में होता है। और आपको एक रूल पता है, बताइए, जब हम एटमॉस्फेयर में जब हम एटमॉस्फेयर में, ये नॉर्मल कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, नॉर्मल कंडीशन ये होता है कि जब आप ऊपर की ओर जाते हो तो टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है ना? और जब इसके इनवर्स हो जाता है तो उसको कहते हैं इनवर्स, इनवर्स टेम्परेचर कहते हैं। जब उल्टा हो जाए तो इनवर्स कहते हैं। चलिए, एडवेक्शन क्या होता है? एडवेक्शन जो होता है, ये भी वही चीज है, सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल हीट करता है, हॉरिजॉन्टल हीटिंग करता है। कैसे? लू, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लू। लू आप देखते हो कैसे लू आता है? जो गर्म हवाएं बहती है ना, आपने देखा होगा गर्म हवाएं कैसे बहती हैं? एक सरफेस पे बहती हैं, हॉरिजॉन्टल बहती है ना? ऊपर की ओर नहीं बहती है, सरफेस पे बराबर बहती है। ये इसका एग्जांपल है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि लू जो बहती है वो कौन सा होता है? एडवेक्शन विंड होता है। ओके, हालांकि आपको याद नहीं रखना इसको भी, बस आपको क्या देखना है, कंडक्शन तो आपको, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, बस एक बार ये नाम आपको सुना रहेगा ना, तो आप इलिमिनेट कर पाओगे। अगर आप समझ गए हो तो ठीक है, नहीं तो ये बेसिक था। अच्छा, पानी जो गर्म होता है, आप पानी देखते हो कैसे गर्म होता है, वो कौन सा प्रोसेस होता है? तो हमने ये कंडक्शन भी देख लिया हमने, और हमने टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब आते हैं हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन देखते हैं। अब इसको समझिए आप लोग। अब हम एक पॉइंट देखेंगे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब तक आपने देखा, अभी तक आपने ये देखा कि क्या हो रहा था, सन की लाइट जो है, सन की लाइट क्या हो रही थी? अर्थ पे आ गई। सन की लाइट जो है, ये अर्थ पे आ गई। पर प्रॉब्लम जानते हैं क्या होता है? जब ये रूल होता है कि अर्थ, सन की लाइट जब अर्थ पे आएगी तो ये वापस चली जाएगी, इससे टेम्परेचर होता है बैलेंस। पर प्रॉब्लम ये होता है कि अर्थ की, सन की लाइट जब अर्थ पे आती है तो वापस जाने के बजाय हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 होता है और ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। ये इनको क्या करते हैं? अपने जाल में फंसा लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। और इसको क्या करते हैं? इसको वापस जाने की बजाय इसको फिर रिटर्न कर देते हैं कि जाओ तुम धरती पे जाओ। इससे क्या होता है? हमारी धरती गर्म होती है, और क्या बनता है फाइनली? क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है ना?
तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, हमारी धरती गर्म होती है, तो ये काम होता है। अब जो किरणें आ रही थी इसको कहते हैं सॉल्ट वेवलेंथ, पर जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, ये जो अभी था टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये होता है लॉन्ग वेवलेंथ। ओके, तो ये हमने देखा। अब एक चीज बताइए, एल्बिडो इफेक्ट सुना आपने? एल्बिडो इफेक्ट, एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है? जो सन की लाइट आती है तो हमारी जो अर्थ होती है ना उसे वापस भेजती है। तो एल्बिडो इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? बर्फ का। जो ग्लेशियर होते हैं ना, जो पोल होता है, वहां से क्या होता है, सन की लाइट को पूरा का पूरा वापस कर देते हैं। सपोज करो सन से लाइट आया 100 यूनिट, 100 यूनिट हमारा लाइट आया हमारी धरती पे, तो ये जो इक्वेटर है ये सब वापस करते हैं 50 यूनिट, लेकिन ये जो पोल होता है ये पूरा का पूरा 100 यूनिट वापस भेज देता है। कैसे? वो वहां पे होता है बर्फ, और बर्फ होता है सफेद, और सफेद होता है तो डायरेक्ट क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। समझ आया आपको? ये है। लेकिन इसलिए सन ग्लासेस जरूर, सही बात है। लेकिन अभी एक आपने रिसेंट न्यूज सुना होगा, हमारे पोल पे ना पता नहीं क्या ग्रो कर गया था, तो उसकी वजह से वो सन की लाइट को एब्जॉर्ब करने लगी थी। जब सन की लाइट को एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेगा, वहां टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ग्लेशियर पिघलेगा, तो जो आइलैंड वगैरह है वो मेल्ट, डूबने लगेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये है एल्बिडो इफेक्ट। तो एल्बिडो इफेक्ट आपको समझ आ गया होगा। हाँ, ओजोन में होल हो रहा है, ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। कौन सा प्रोटोकॉल साइन हुआ था इसको बचाने के लिए, बताइए आप लोग। अब ये डायग्राम आपको मैं दिखाऊंगा, क्योटो तो नहीं होगा, क्योटो तो महागलत हो गया आपका। और सोचिए, और सोचिए, कुछ दिन बाद सब ग्लेशियर पिघल जाएंगे, अभी भी बहुत पिघल चुके हैं। आपका हो जाएगा, गेस करिए आप लोग, मॉन्ट्रियल होगा क्या? मॉन्ट्रियल होगा क्या, हाँ या ना बताइए आप लोग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, कुछ याद आ रहा है आपको? 1987, 16 सितंबर, कुछ याद आया आप लोगों को? इसी दिन मनाया जाता है। ओके, आपका शिव लक्ष्मी जी का मुझे याद हो गया है, क्या था डेट ऑफ बर्थ। तो इस तरीके से, तो जैसे भी आपको याद करना तो ओजोन दिवस आप याद कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें। चलिए, अब एक ये आपके स्क्रीन पे एक फोटो दिख रहा होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको समझना आप लोग। ये जो आप नंबर देख रहे हो ना, ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर से हम ये पोल की ओर जा रहे हैं, जा रहे हैं पोल की ओर। अब आप देखोगे कि ये जो पोर्शन है और ये पोर्शन है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को दिखा रहा है। और ये जो डॉट डॉट लाइन है वो क्या दिखा रहा है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मतलब ये कि ये वाला जो लाइन है ये दिखा रहा है कि सन से रेज कितना आया, और ये वाला दिखा रहा है कि सन ने कितना वापस भेजा। तो आप ये देखोगे कि ये वाला आया इतना, आया तो इतना, पर इक्वेटर के पास कितना भेजा, ये इतना ही भेजा। इसने चोरी कर लिया, देखा आपने कैसे करप्शन कर रहा है ये। ऊपर से आया 100 रुपया, लेकिन इसने 50 रुपए ही खर्चा किया है। देखा आपने, आया इतना और खर्चा इतना ही किया। ये लोग ईमानदार नहीं है, लेकिन जो हमारे पोल वाले भाई साहब हैं, पोल वाले भाई साहब देखे कितने ईमानदार हैं। आया इतना और भेज दिया इतना। समझ आया आपको? तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिकल जोन है, तो ये लोग हीट को ट्रैप कर लेते हैं, और ये हीट को ट्रैप नहीं करते, पूरा का पूरा वापस भेज देते हैं। ओके,
तो ये बस वैसे मैंने आपको दिखा दिया है। अब आते हैं आगे की ओर, आपको ये भी समझ आ गया। कंडक्शन मैंने आपको बताया, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आपको बता दिया, ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछता है? क्वेश्चन ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। कोई बताएगा? 4 ग्रीन हाउस गैस के नाम बता दीजिए। ग्रीन हाउस गैस के नाम बताइए, अगर आपको याद आ रहा हो तो। एक तो आपका हो गया CO2, तो सबको रटा होता है, तो CO2 तो आपका रटा हुआ है। और बताइए। ओके, CO2 आपका हो गया, मीथेन हो गया, CH4 हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, और बताइए N2O। ये 4 आपको याद रखना है। एक वाटर वेपर आपने सही बताया। अब ऑप्शन जानते हैं आपको कैसे फंसाएगा? ऑप्शन कैसे फंसाएगा? NO है क्या? NOCO क्या ये ग्रीन हाउस गैस है? आप कहेंगे NO2 है भाई, CO2 तो है, क्या ये है? तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको, है ना? चलिए, तो हमने ग्रीन हाउस गैस देखा, और सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है? तो ये CO2 का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है। मैंने आपको बताया था, हमारे धरती में अगर CO2 नहीं रहेगा तो धरती का टेम्परेचर हो जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस। इससे ये समझ में आता है कि CO2 हमारे लिए क्या है? अननेसेसरी इविल है, मतलब कि जरूरी भी है और नुकसान भी है। अगर ज्यादा हो गया तो नुकसान है, कम होगा तो भी नुकसान है, इसलिए इसका बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सही बात है। ओके, तो इतना समझ आया आपको? क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो सब आप लोग जानते ही हैं। और देखिए, इस ग्रीन हाउस गैस को खत्म करने के लिए एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था। प्रोटोकॉल का नाम याद आ रहा है आपको? चलिए, ये वाला तो इन्वायरमेंट में बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। अब आते हैं, अब एक दो पॉइंट और बचा है, इसके बाद हमारा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। तो मैंने आपको एल्बिडो इफेक्ट भी करा दिया, तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया हमारा। चलिए, अब क्लाउड, क्लाउड के बारे में आप लोग जानते ही हैं। क्लाउड क्या होता है? हमारा जो क्लाउड होता है, आप देखते होंगे फ्रियॉन गैस। हाँ, हमारा जो क्लाउड होता है ना, वो किस फॉर्म में होता है? तो आप देखेंगे वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म में होता है, ढेर सारी चीजें होते हैं, टाइनी क्रिस्टल आइस होते हैं, और एक कंडेंसेशन के थ्रू क्लाउड बनता है। अब जो क्लाउड होता है, इसे बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। कौन-कौन से आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा? एक है सिरस। सिरस क्या होता है? ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊपर होता है। उसके नीचे होता है कुमुलस, उसके नीचे होता है स्ट्रेटस, और उसके नीचे होता है निम्बस। तो आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, जो याद रखना है वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है, वो ये है कि जो सिरस होता है हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, बस इतना ही याद रखना, और कुछ आपको याद नहीं रखना है। और अगर याद रखना हो तो feathery अपीयरेंस होता है, मतलब ये बहुत फैले होते हैं, और इनका कलर जो होता है ये व्हाइट होता है। ये देखो कैसे फैले हुए हैं पंख के तरीके से, और इनका कलर आपको व्हाइट दिख रहा है। फिर आते हैं कुमुलस। ये कॉटन के तरीके से होते हैं, कॉटन के जो ऊन होते हैं ना, उसके तरीके से होते हैं, और इनका बेस जो होता है, नीचे का हिस्सा, ये क्या होता है? फ्लैट होता है। देखो आप, कुमुलस कहाँ गया? ये देखो आप, नीचे का हिस्सा फ्लैट है, कॉटन के तरीके से पैची। हाँ, सही। तीसरा होता है स्ट्रेटस। स्ट्रेटस की अच्छी बात क्या होती है? ये जो होते हैं लेयर्ड फॉर्म में होते हैं, और इनका पोर्शन, ये लार्ज पोर्शन को कवर करते हैं। जैसे स्ट्रेटस आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, और ये किस फॉर्म में है? लेयर्ड फॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट है निम्बस। ये इनका कलर पूछ लेता है, तो ब्लैक आर डार्क, डार्क
ग्रे। देखो, और इन्हीं से बारिश होता है। आपने एक चीज नोटिस किया है, जब बारिश आता है तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। अंधेरा क्यों होता है? इसी वजह से अंधेरा होता है। इनका कलर होता है ब्लैक, और चारों तरफ अंधेरे काले बादल छा जाते हैं, तो ये निम्बस। और इससे आपको एक पॉइंट और पता चला कि निम्बस कहीं भी दिखे तो निम्बस निम्बस मतलब होता है बारिश होना, और एक काला बादल होता है, तो निम्बस मतलब बारिश। ओके, तो ये हमने देखा। अब आते हैं एक पॉइंट और देखेंगे, वाटर। आप सबको पता है हमारी धरती है, हमारी धरती के एक पूरे तिहाई हिस्से पे क्या है? पानी है। पर दुख की बात ये है कि ये पानी हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे कि इस टोटल पानी का 97% तो क्या है? ओशियन है, सॉल्ट वाटर है, और ये हमारे काम का ही नहीं है, हम इसको पी भी नहीं पाएंगे। फ्रेश वाटर है आपका 3%, है ना? फ्रेश वाटर कितना है? ऐसे 3% है। अब इस 3% में क्या होता है? 79% आपका क्या है? आइस कैप, यानी कि ग्लेशियर है। 20% ग्राउंड वाटर है, और बाकी जो 1% बचा वो आपका जो सरफेस पे हमारी धरती पे जो पानी पाया जाता है सिर्फ 1% है। और हमारी धरती पे क्या पाया जाता है? रिवर, और क्या पाया जाता है? लेक। तो ये सब कितना है? 1%। एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, तो ये सब 1% में आते हैं। अब आप देखो यहाँ पे, इसको देखो आप। ओशियन जो होता है 97.2% तो ओशियन होता है, इसको साइड करो, ये हमारे काम का नहीं है। अब आते हैं 3%। इस 3% में से 2.5%, मतलब कि 2% तो आपका ग्लेशियर ही है। क्या है? ग्लेशियर और आइस कैप है, तो ये भी पिघलेगा तब तो हम पिएंगे। इसको भी साइड करो। अब बचा 1%। इस 1% में क्या है? ग्राउंड वाटर है, लेक है, सॉइल मॉइस्चर है, और क्या है? रिवर है, और बायोस्फीयर है। तो समझ आया आपको? तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आपका है 97% तो टोटल है, ओशियन आपका है 2%। तो ये था। तो आपको इतना आइडिया लगा कुछ? तो अब क्वेश्चन ये पूछता है ना, सीक्वेंस पूछ लेगा, सबसे ज्यादा पानी तो आप ओशियन कर दोगे। देखिए, नंबर 1 पे आप ओशियन तो कर दोगे, नंबर 2 पे आप क्या कर दोगे? ग्लेशियर कर दोगे। प्रॉब्लम शुरू होता है नंबर 3 और नंबर 4 से। तो नंबर 3 पे आपका आता है ग्राउंड वाटर, नंबर 4 पे आता है लेक। लोगों को लगता है कि रिवर में तो बहुत पानी है, तो रिवर को पहले मार देते हैं, लेकिन रिवर आपका आएगा बाद में। फिर आपका आएगा सॉइल मॉइस्चर, फिर छठे नंबर पे आता है एटमॉस्फेयर, फिर आपका आता है 7वें नंबर पे रिवर। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, धरती पे तो नदियां ही नदियां हैं, मार दो, रिवर चौथे नंबर पे कर दो, पर 7वें नंबर पे है। देख रहे हैं आप? तो ग्राउंड वाटर आपको 0.68% दिखा, आपका लेक वाला पानी 0.01%, सॉइल मॉइस्चर 0.005 हो गया, एटमॉस्फेयर में 0.001, और रिवर में क्या है? 0.0001%। बोलिए, यहां तक समझ आया आपको? तो आपको उतना याद नहीं रखना, बस आपको एक दिमाग में रखना है ना कि रिवर आखिरी में है, रिवर जो है लास्ट सेकंड है, आखिरी से दूसरे नंबर पे। बस इतना भी याद है तो आप कर ले जाओगे। तो ये रहा हमारा ज्योग्राफी। अब बताइए आप लोग, ज्योग्राफी कैसा लगा? हमारा ज्योग्राफी का हो गया है खत्म। कुछ चीजें बची है, जैसे सेंसस। सेंसस से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पर फिर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करा देंगे, क्योंकि अब सेंसस इसमें नया हो रहा है, अभी इसमें सेंसस का काम चल ही रहा है ना? तो हम देखते हैं, अगर हमें कुछ पॉइंट मिलेगा तो हम वो करा देंगे। तो अब तक हम क्या कर चुके हैं हम लोग? अच्छा लगा? बस कुछ नहीं याद नहीं है। अरे आप टेंशन क्यों ले रही हैं?
हम एक चीज बता रहे हैं आपको, 5 जनवरी तक हम सिलेबस खत्म कर देंगे। फिर 5 जनवरी के बाद क्या होगा, टेस्ट होगा प्लस रिवीजन होगा। तो टेस्ट रिवीजन, करंट अफेयर, करंट अफेयर इसमें से मेन चीजें कराएंगे, क्योंकि करंट अफेयर की बुरी बात ये है कि ये समंदर है, करंट अफेयर समंदर है, और इसमें से आ रहा है क्वेश्चन 4, इसका कोई सिलेबस भी फिक्स नहीं है, तो इसमें आप क्या करोगे, दिक्कत है। इसलिए जो भी फर्स्ट होता है, ये सारी चीजें कुछ इंडेक्स है वो हम करा देंगे, जो हम ग्रुप में भेज रहे हैं वही आ रहा है, तो आप इतना ही करेंगे तो आपके लिए बहुत है, तो वो हम देख लेंगे। ये सब हम करा देंगे, करंट अफेयर में जो हमको लगता है कि आएगा वो हम करा देंगे। और अच्छी बात ये है कि हमें जैसे आइडिया लग जाता है ना कि एग्जामिनर सोच क्या रहा है, तो आइडिया लग जाता है जब बार-बार आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो हमको आइडिया लग चुका है, तो वो हम आपको करा देंगे। ऑपरेशन सिंदूर आया था, मैंने आपको ग्रुप में भेजा था। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर मैंने आपको कराया था, टेलीग्राम में भेजा था मैंने और आ गया एकदम। फिर एक चीज़ मैंने आपको बताया था। सही है राजकुमार जी, आप सही कर रहे हैं। कोई नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी याद हो जाएगी। अरे एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, ज्योग्राफी में भी एक चीज़ बाकी है, वो मैं करा दूँगा। जैसे कहाँ पे कॉटन पाया जाता है, कहाँ पे चाय होती है, चाय की खेती कहाँ पे, ये मतलब कहाँ पे कौन-सी चीज़ें ग्रो होती हैं, वो बाकी है और 10 मिनट का है, तो वो मैं स्पीड में करा दूँगा, उसका मेरे पास लिस्ट है। और उसका ट्रिक भी है, तो मैं ट्रिक के थ्रू आपको याद कराऊँगा ताकि वो याद हो जाएगा। तो ज्योग्राफी भी हो जाएगा, इम्पोर्टेंट डेट सब कुछ हो जाएगा। चलिए, तो ये सब होता रहेगा, तो अब हम क्या कर चुके हैं, मेरा पॉलिटी बहुत अच्छा हम लोगों का हो गया है, हिस्ट्री हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं और ज्योग्राफी भी हम कर चुके हैं। अब हमारे सामने क्या बचा है, साइंस, और क्या बचा है, एनवायरनमेंट। तो ये तो बहुत छोटा-सा और एक है इकोनॉमी। तो ये सब 2-2 दिन का काम है, 2 दिन में सारा हो जाएगा। तो ये 6 दिन का काम है, 2-2 दिन में सब कर देंगे हम। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अब कल हो सकता है कल हम एक टेस्ट लें। टेस्ट होगा या तो पॉलिटी का होगा या फिर कोई डिस्कशन हम कर लेंगे, जो एलटी ग्रेड का पेपर होला या तो वो डिस्कस कर लेंगे, कोई भी एक टेस्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।